हेलो, मैं सरफराज अहमद। आज हम लोग बात करते हैं टीपू सुल्तान के मुतालिक। टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से जो नज़रिया आज की दुनिया में आज के वक्त में पाया जाता है वो पॉलिटिकल नज़रिया है। टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से जो भी स्टडी की गई है, जो भी बातें लिखी जाती हैं, जो कहा जाता है, जो नज़रिया सामने रखा जाता है, वो सारा की सारा पॉलिटिकल है। मैं आज के पॉलिटिकल नज़रिए की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको लेकर के टीपू सुल्तान की मुखालिफत होती है। मैं कॉलोनल नज़रिए की बात करता हूँ। जब अंग्रेज़ों के दौर में टीपू सुल्तान की हिस्ट्री लिखी गई या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ टीपू सुल्तान ने जो जद्दोजहद की उसके ताल्लुक़ से ही ज़्यादातर लिखा जाता है, उसी के ताल्लुक़ से बोला जाता है। मगर टीपू सुल्तान की शख्सियत जो है सिर्फ सियासी शख्सियत नहीं है। टीपू सुल्तान सिर्फ सियासी लीडर नहीं है। टीपू सुल्तान की अपनी एक इल्मी दुनिया थी। टीपू सुल्तान इल्म की दुनिया में बहुत तरक्की कर चुके थे। इल्म की दुनिया में बहुत सारे मकाम उन्होंने हासिल किए थे। दक्कन के अंदर इब्राहिम आदिल शाह के बाद में टीपू सुल्तान ही वो शख्स है जिसने अदब की दुनिया में, इल्म की दुनिया में बहुत बेहतर काम किया था, जिसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो थे, जिनको दक्कन का अकबर कहा जाता है। दक्कन का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर एक ऐसा बादशाह है जिसके दरबार के अंदर बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ी, उस वक्त के अदीब, शायर वगैरह मौजूद थे। और उसी लेवल पर जाकर के इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने जो है बीजापुर के अंदर काम किया था। उन्होंने एक नवरसपुर नाम की कल्चरल राजधानी भी बसाई थी। अदब की एक राजधानी भी बनाई थी उन्होंने। कई अदीबों को, शायरों को, फ़लसफ़ियों को ला कर के बीजापुर में बसाया था। खैर, इस मुतालिक हम लोग जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं, अब जो है इस वीडियो के अंदर वो टीपू सुल्तान के मुतालिक बात करते हैं। टीपू सुल्तान की इल्मी दुनिया की शुरुआत हम लोग जो है मालूमात हासिल करने की जो शुरुआत है उनके लाइब्रेरी से करते हैं। टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी के मुतालिक 1809 में चार्ल्स स्टुअर्ट नाम के एक अंग्रेज़ ने किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है डिस्पेक्टिव कैटलॉग ऑफ द ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ द लेट टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। तो इस किताब के अंदर चार्ल्स स्टुअर्ट ने टीपू सुल्तान के लाइब्रेरी में जो किताबें थी उन किताबों का कैटेगराइजेशन किया हुआ है। उन किताबों के सब्जेक्ट वाइज जो है उनकी तादाद और उनकी लैंग्वेज के ताल्लुक़ से उसने मालूमात दी हुई है। हम लोग उस तादाद को सिर्फ आज पता करते हैं, क्या तादाद थी किताबों की और उनके उस लाइब्रेरी के अंदर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट की किताबें थी। आइए हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं। कुरान मजीद जो है, कुरान, वो तकरीबन 44 कुरान उनके पास मौजूद थे जो अलग अलग राइटिंग स्टाइल में लिखे गए थे। और ये सारे के सारे अरबी थे, मगर राइटिंग स्टाइल जो है अलग अलग थी, जिसको स्क्रिप्ट कह सकते हैं, वो अलग अलग थी। कुरान की तफसीर जो है, कुरान भाष्य जिसे कह सकते हैं, कुरान का विश्लेषण जिसे कह सकते हैं, वो अरेबिक में तकरीबन 41 किताबें कुरान की तफसीर पर उनके पास में मौजूद थी। हदीस पर तकरीबन 46 किताबें मौजूद थी, जिसके अंदर फ़ारसी की किताबें 7 थी और अरेबिक की 39 किताबें मौजूद थी। अकीदों के ऊपर, श्रद्धा के ताल्लुक़ से बुनियादी चीज़ों पर बहस करने वाली जो किताबें थी टीपू सुल्तान के पास में, वो तकरीबन 46 किताबें थी। उसके अंदर अरबी किताबें 35 थी और फ़ारसी 11 थी। सूफ़ीज़म, जिसके ताल्लुक़ से मैं बार बार कई वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि टीपू सुल्तान को सूफ़ीज़म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। कई सूफ़ियों से उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। तो सूफ़ीज़म के अलग अलग मौजू पे, जैसे कि सूफ़ीज़म में तसव्वुफ़ का मामला है, सूफ़ीज़म में अलग अलग सूफ़ी बुज़ुर्गों के चरित्र के ऊपर लिखी गई किताबें हैं। ये किताबों की जो तादाद है टीपू सुल्तान के पास में, वो 115 किताबें मौजूद थी। उसमें अरबी में लिखी हुई किताबें 18 थी और फ़ारसी में लिखी हुई तकरीबन 97 थी। मेडिकल साइंस के ऊपर, तिब जिसको कहा जाता है उस ज़माने में, तिब के ऊपर जो है तकरीबन 62 किताबें मौजूद थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस्लामी रेनेसांस जो हुआ था अरेबिक कंट्रीज़ में, उस इस्लामिक रेनेसांस में तिब के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ था। तो मेडिकल साइंस के ऊपर, तो ये मेडिकल साइंस के ऊपर तकरीबन 62 किताबें टीपू सुल्तान के पास थी। उसमें तकरीबन अरबी की 14 किताबें, 48 किताबें जो है फ़ारसी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक साइंस पे, ग्रामर पे टीपू सुल्तान की काफ़ी ज़्यादा महारत थी। टीपू सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, उस लैंग्वेज के ताल्लुक़ से हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये मालूमात लेते हैं। लैंग्वेज के ताल्लुक़ से टीपू सुल्तान के पास में 45 किताबें थी। उसमें अरबी की 33 थी, फ़ारसी की 12 किताबें जो थी उनके पास थी।
डिक्शनरी जो है जिसे शब्द संग्रह या शब्दार्थ संग्रह हम लोग कह सकते हैं, वो उसकी जो तादाद है तकरीबन 29 डिक्शनरीज टीपू सुल्तान के पास थी। इसमें अरबी की 15 थी और फ़ारसी की 14 थी। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि भाषा विज्ञान पे, भाषा शास्त्र पे टीपू सुल्तान को बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी और बहुत इंटरेस्ट था उनको। अब इस इंटरेस्ट का पता कैसे चलता है, डिक्शनरी जो मौजूद थी अलग अलग तरीके की उनके पास में, वो डिक्शनरी पर से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। दक्षिणी डिक्शनरी भी टीपू सुल्तान के पास में मौजूद है। दूसरा, लेटर साइंस या लेटर लिखने के जो तरीके हैं, लेटर किस तरीके से लिखे जाने चाहिए, किसको किस अंदाज में लेटर लिखना है, इसके ताल्लुक से जो बात करने बहस की गई हुई किताबें हैं, वो अरेबिक में 2 किताबें उनके पास मौजूद थी और फ़ारसी में 51 किताबें। लेटर लिखने के तरीके के ऊपर तकरीबन 53 किताबें टीपू सुल्तान के पास में मौजूद थी। इतिहास और चरित्र के ऊपर तकरीबन 118 किताबें टीपू सुल्तान पास थी। उसमें अरबी में 10 किताबें और फ़ारसी के अंदर 108 किताबें थी। इस्लामी फ़िक़ह के ऊपर 95 किताबें थी। इसके अंदर तकरीबन 65 किताबें जो हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में हैं और फ़ारसी लैंग्वेज में 30 किताबें हैं। अदब के ऊपर 24 किताबें टीपू सुल्तान के पास मौजूद हैं। अरबी में 1 किताब है उसके अंदर अदब के ताल्लुक से, और फ़ारसी के अंदर 23 किताबें हैं। फ़िलासफ़ी के ऊपर, चूँकि फ़िलासफ़ी में टीपू सुल्तान को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे लैंग्वेज साइंस में था वैसे भी फ़िलासफ़ी में उनको इंटरेस्ट था, तो फ़िलासफ़ी की तकरीबन 54 किताबें टीपू सुल्तान के पास मौजूद हैं। नक्षत्र विज्ञान जिसे कहते हैं हम लोग, उसके ताल्लुक़ से तकरीबन 20 किताबें टीपू सुल्तान पास थी। उसमें से 8 अरबी थी, 12 फ़ारसी किताबें थी। अलजेब्रा में टीपू सुल्तान के पास में तकरीबन 7 किताबें थी और उसमें अरबी 4, फ़ारसी की 3 थी। और ये जो ज्योतिष विद्या है, भारत के संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है, वो ज्योतिष विद्या के ताल्लुक़ से तकरीबन 35 किताबें थी। ख़ास बात यह है कि ये जो किताबें टीपू सुल्तान के पास थी ज्योतिष विद्या पे, ये अरेबी में लिखी गई हुई किताबें हैं। देखिए, गौर करने की बात है कि अरेबिक के अंदर इंडिया के ज्योतिष विद्या के ताल्लुक़ से उस ज़माने में किताबें लिखी गई थी। वो किताबें टीपू सुल्तान पास मौजूद थी, उनकी लाइब्रेरी में मौजूद थी। साइंस और आर्ट के ऊपर 19 किताबें थी। शायरी के ऊपर 190 किताबें थी। उसमें अरबी शायरी पे 18 और फ़ारसी शायरी पे 172 किताबें टीपू सुल्तान के पास थी। उर्दू हिंदी शायरी के ताल्लुक़ से तकरीबन 23 किताबें थी। उर्दू हिंदी अदब के ऊपर तकरीबन 4 किताबें, किस्से और कहावतों के ताल्लुक़ से 18 किताबें थी। ये सारी बहस जो है ना, मेरी किताब सल्तनत खुदादाद में मैंने की हुई है। इसके ताल्लुक़ से तफसीली मालूमात मैंने दी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में जो किताबें लिखी और लिखवाई, उन किताबों के ताल्लुक़ से हम लोग बात करते हैं। टीपू सुल्तान को 49 ईयर की लाइफ मिली। 49 ईयर की लाइफ में टीपू सुल्तान ने तकरीबन 48 किताबें लिखी या लिखवाई हैं। कई किताबों के ऑथर टीपू सुल्तान खुद हैं और कुछ किताबें जो हैं दूसरों से लिखी हुई हैं। उसमें से पहली किताब जो है तोहफ़तुल मुजाहिदीन नाम की किताब है। इसमें 8 चैप्टर हैं। ये तोहफ़तुल मुजाहिदीन नाम की किताब, जिसको फ़तहुल मुजाहिदीन भी कहा जाता है, ये किताब सियासी फ़लसफ़े पे लिखी गई थी। इस किताब के अंदर लड़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, किस मौसम में किस तरह के लड़ाई की स्टाइल को अपनाना चाहिए, ज़मीनों कौन सी ज़मीन पर कैसे लड़ाई करनी चाहिए, पहाड़ी एरिया में कैसे लड़ाई करनी चाहिए, जंगल में कैसे करनी चाहिए, उसकी मालूमात इस पर दी हुई है। और ये किताब जो है श्रीरंगपट्टनम के दरिया दौलत बाग म्यूज़ियम में जो है मौजूद है। दूसरी किताब जो है टीपू सुल्तान की मुआइदुल मुजाहिदीन नाम की किताब है। इस किताब में तकरीबन 48 खुतबे जो हैं वो शामिल थे, जिसके अंदर ईद और बकरीद के 2 खुतबे भी शामिल हैं। खुतबे किस तरीके से देने चाहिए, खुतबे का मौजू क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तीसरी किताब है मिफ्ताहुल कुलूब नाम की, जिसको मफरुल कुलूब के नाम से भी जाना जाता है, या अलग अलग किताबों में जो रेफरेंसेस इस किताब के ताल्लुक़ से आए हैं वो मफरुल कुलूब के नाम से भी आए हुए हैं। दूसरा जो है ये ख़ास तौर से मफरुल कुलूब के ताल्लुक़ से एक बात मैं बताना चाहूँगा। ये किताब ना अरेबिक में लिखी थी ना फ़ारसी में लिखी थी। ये किताब उस वक्त की दखन की जो ज़ुबान थी, दखनी ज़ुबान में लिखी हुई थी। तीसरी किताब है वक़ाए मनाजिल रूम, जिसका तर्जुमा मुहिब्बुल हसन ने किया था, जो आज भी आसानी से मिल सकती है। वक़ाए मनाजिल रूम जो है, रूम के ऊपर
रूम को जो उनके सफ़ीरों का दस्ता गया था, वो सफ़ीरों के दस्ते के जो अफसर थे, उन अफसरों के पास से ये सफ़रनामा टीपू सुल्तान ने लिखवाया था। 5वीं किताब जो है फ़िक़ह मोहम्मदी है, इसके अंदर फ़िक़ह की डिस्कशन टीपू सुल्तान ने करवाई है। और इस किताब को जो है उन्होंने सैयद शेख अली शेख अहमद और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा से लिखवाया था। इस किताब का एक नुस्खा जो है मैसूर के ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी में मौजूद है। 9वीं किताब जो है वो अहकाम है, अहकाम के 6ठी किताब जो है फ़तेहनामा टीपू सुल्तान है। 7वीं किताब, अब हम लोग जो है किताबों के नाम लेते हैं, सिर्फ किताबों के ऊपर एक अलग वीडियो हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं किताबों के नाम अब गिनवाता हूँ, सारे डिटेल्स लेना मुमकिन नहीं है। किताबों के ताल्लुक से मेरी किताब सल्तनत खुदादाद में डिटेल्स मौजूद हैं, वो किताब आप ख़रीद कर पढ़ सकते हैं। 7वीं किताब जो है रिसाला दर तर्ज ख़त मोहम्मदी है। 8वीं किताब ज़बरदस्त नाम की है। फिर अहकाम पर एक किताब लिखी हुई थी, तिब के ऊपर, जैसे कि मैंने टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी के ताल्लुक से बात करते वक्त मेडिकल साइंस पे टीपू सुल्तान का नज़रिया पेश किया था, तो टीपू सुल्तान ने एक किताब जो है तिब के ऊपर भी लिखवाई थी। टीपू सुल्तान ने ख़ास तौर से इस किताब के लिखने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसके बाद जो किताब है वो हुक्मनामा है। 12 नंबर की किताब है सुल्तानुत तवारीख। फिर 13 नंबर की किताब है जलवानामा, खुलासा सुल्तानी, खुलासा सुल्तानी हिंद। फिर जादुल मुजाहिदीन, हुक्मनामा वकलाए हैदराबाद, हुक्मनामा अतालिक, हुक्मनामा जासूसा, किताब अखबार, मुफरदात दार इल्म तिब, रोज़नामचा वकला हैदराबाद, जवाहरुल कुरान, ऐसी कई किताबें। ये किताबों की तादाद तकरीबन 42 है। इल्म की दुनिया जो टीपू सुल्तान की इतनी वसी थी कि सिर्फ किताबें लिखने तक वो महदूद नहीं थे। उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी मैसूर में मैसूर स्टेट में श्रीरंगपट्टनम के अंदर बनाई हुई थी। वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आसानी से कोई भी शख्स पढ़ सकता था, किसी को भी दाखला मिल सकता था। वहाँ पर पढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ से जो है लोगों को बुलाया गया था, आलिमों को बुलाया गया था, टीचर्स को लाया गया था। और ख़ास तौर से उस यूनिवर्सिटी की देखभाल जो है टीपू सुल्तान ने अपने निगरानी में रखी थी। तो दोस्तों, ये था टीपू सुल्तान के इल्म की दुनिया के ताल्लुक़ से हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ऐसे अलग अलग वीडियो हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया।